ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीती थी, एक बहुत ही नॉर्मल आदमी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म राक्षस एक ऐसी सच्चाई है जिसको इस दुनिया में कोई भी नहीं झुटला सकता। एक ऐसा इंडियन अर्बन लेजेंड है जो कि ना जाने कितने समय से भारत देश में यहां तक कि पूरी दुनिया में मौजूद है। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने उसे देखे, वहीं पर फॉरेन के कुछ लोगों ने उसका नाम येती रखे और वहीं पर इंडियंस लोग उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्म राक्षस की सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रह्म राक्षस के ऊपर कई फिल्म्स, कई सीरियल्स भी बन चुके हैं। लेकिन कैसे बनते हैं ये सीरियल फिल्म्स? तभी बनते हैं ना जब किसी को इमेजिनेशन आती है किसी एक क्रिएचर की, तभी तो एक फिल्म बनाई जा सकती है। अगर आपकी सोच, इमेजिनेशन है ही नहीं तो आप कैसे पर्दे पर उसे उतार पाएंगे? और दोस्तों, अगर आपकी इमेजिनेशन है तो वो चीज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि अगर कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तभी आप उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच सकते दोस्तों। ब्रह्म राक्षस भी एक ऐसी ही सच्चाई है जो दुनिया में सचमुच में एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसे राक्षस होते हैं जो कभी कभी हम लोगों के बीच में भी रहते हैं। इनके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है, जैसे रूप बदलने वाली, और वैसे नॉर्मली ये बहुत ज्यादा लंबे चौड़े, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल वाले होते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सत्य घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है तो बने रहिए अंत तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक कहानी बीती थी और जिसके साथ बीती थी उसका नाम था सत्येंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह कहानी सत्येंद्र की मुंह जबानी ही बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं ही सत्येंद्र हूं और मेरे साथ ही ये कहानी, एक किस्सा बीता था सन 1970 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं हाल ही में मुंबई में शिफ्ट हुआ अपने बच्चों के घर पे। मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, यह कहानी मेरे साथ बीती थी सन 1970 के आसपास। मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र तकरीबन 10 या 11 साल की रही होगी और मैं अपने परिवार में सबका चहेता था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था रानी। हम दोनों बहुत ही मस्ती वाले स्वभाव के थे दोस्तों। मैं जो कोई भी मस्ती करता था, रानी उसमें मेरा साथ देती थी, और रानी कहीं और मस्ती करती थी तो मैं उसका मस्ती में साथ देता था। दोनों अक्सर ऐसी एक दूसरे की मस्ती को छुपा दिया करते थे। हम दोनों को आम खाने का बहुत ज्यादा शौक था दोस्तों। जब कभी भी मौका मिलता था, घर के एक पास वाले बगीचे में आम खाने के लिए पहुंच जाते थे। दरअसल उस बगीचे में हमेशा आम टूट टूट के गिरते थे। हम दोनों छोटे थे, इसीलिए बहुत मजा आता था ऐसे आम चुन चुन के खाने का। लेकिन जब कभी भी हम उस बगीचे में जाते थे तो हमें हमारे घर पे बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी। जब कभी भी हमारे मम्मी, पापा या भैया को ये बात पता चलती थी तो कभी कभी तो हमारी पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि उस बगीचे में जाने से हमें क्यों मना करते हैं। जिस बगीचे में हमारा भी पेड़ था, वो हमारा ही आम का पेड़ था जिसमें से हम आम चुनने जाते थे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने गांव में बहुत सारे लोगों से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, बचपन से जब से पैदा हुए थे, ये कहानी सुनी थी कि जो हमारा वो बगीचा है, उस बगीचे के थोड़े ही अंदर एक और बड़ा बगीचा है जिसे काला बगीचा कहा जाता है। हम लोग ने भी उस काली बगीचे को देखे थे, लेकिन बहुत दूर से। लेकिन हम उसे बगीचा नहीं मानते थे, क्योंकि जब कभी भी हम उस पेड़ से गिरे हुए आम उठाने जाते थे तो हमें थोड़ी दूर बिल्कुल घना अंधेरा दिखाई देता था। हैरान हम इसलिए हो जाते थे कि गर्मी की भरी दोपहरी में भी कैसे किसी कोने में इतना घना अंधेरा हो सकता है और कैसे वहां से धुआं निकलता रहता है। हालांकि हम लोग ये सोचते थे शायद कोई बूढ़ी औरत का वहां पे घर होगा जो चूल्हे में अपना खाना बनाती होगी और उसी का धुआं निकलता होगा। हम लोगों ने कभी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि सभी लोग ये बोलते थे कि वहां पर एक काला अंधेरा दिखाई देता है और वहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वहां पर तुमको एक बगीचा मिलेगा और उस बगीचे के अंदर एक बहुत बड़ा शैतान है। हम लोग ये विश्वास नहीं करते थे।
हमें ऐसा लगता था कि हमारी नानी दादी हमें डराने के लिए बात करती है। शायद वो लोग ये नहीं चाहते कि हम वहां के आम तोड़कर खाएं, लेकिन हमें नहीं पता था वो हमारी नादानी थी। आज हम फिर से शाम के 4 बजे आम खाने गए थे। जैसे ये बात हमारे बड़े भैया हरेंद्र को पता चली तो हमें बहुत डांट पड़ी। अब हम डांट को सह नहीं पाए थे। उस समय भी हमारा अंदर का ज़मीर जाग गया। हम लोगों ने ये सोचे कि हमारे भैया ने हमें क्यों डांटा, क्यों हमारा नाम अपनी मम्मी पापा से बताया कि हम वहां पर आम खाने गए थे। हम लोगों ने ये ठान लिया था, अब चाहे जो हो जाए, कल रात में जब सब सो जाएंगे तो उस बगीचे में जाएंगे और जितने भी आम होंगे वो लेकर आ जाएंगे और फिर आराम से कहीं छुपाकर रोज खाएं। लेकिन हमें नहीं पता था ये हमारी नादानी हमें कितनी भारी पड़ने वाली थी। दोस्तों, महीना तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, लेकिन सन बहुत अच्छे से याद है। यह बात है गर्मी के मौसम के सन 1970 की। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज रात में 1 बजे वहां पर जाकर आम तोड़कर घर पे ले आएंगे। लेकिन मेरी बड़ी बहन थोड़ी सी समझदार थी। उसने कही कि इतनी रात गए वहां पर जाना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है। हम लोग थोड़ा सुबह सुबह जाएंगे, 4-5 बजे के आसपास जाएंगे। इतने बजे तो कोई उठता भी नहीं है। आम लेकर चुपके से आएंगे और अपने घर के एक अलमारी में छुपा देंगे, जिस अलमारी के बारे में, जिस जगह के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी बड़ी बहन को ही पता। हम लोगों ने वही किया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 70 के दशक में जमाना इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वहां पर घर घर पर घड़ी रहती थी। घड़ियां हम लोगों के घर पर नहीं थी। हम लोग दरअसल समय का अंदाजा सूरज और चांद को देखकर लगाते थे। सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी को देखकर हमें समझ में आ जाता था कि अभी वक्त क्या हो रहा है। ये बात पूर्णमासी की रात की है दोस्तों। घना अंधेरा होने के बाद भी चांद की रोशनी से पूरा बगीचा रोशन था। हमें सब दिखाई दे रहा था कि कहां पर पेड़ है, कहां पर आम गिरे हुए हैं। हम लोग जैसे तैसे कर चुपके छुपा के पहुंच गए उस बगीचे में। धीरे धीरे करके आम उठा ही रहे। उठाते हुए हम आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और आम मिलते जा रहे थे और आगे बढ़ते चले गए। और ना जाने कैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच गए जिस सुनसान जगह पर हमें कोई आम का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वो जो पूर्णिमा के चांद की रोशनी थी वो ढक सी गई थी। घना अंधेरा सा महसूस होने लगा था। जो एक पूर्णमासी की रोशनी थी, एक पूर्णमासी की रात थी, वो हमें अमावस की रात जैसी लगने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि ना जाने चांद पर किस तरह का ग्रहण लग गया है। अब ना ही कोई आम का पेड़ था और ना ही कोई दूसरे बगीचे का पेड़। वहां पर जितने भी पेड़ अब दिखाई दे रहे थे वो सब मरे हुए थे, टूटे हुए थे, खोखले थे। हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले से एक झाड़ी थी जहां के सूखे से पत्ते थे वो अचानक से हिलने लगती है। करीबन इतनी बड़ी रही होगी और मेरी हाइट लगभग इतनी। हम लोग थोड़े से घबरा गए। हम लोगों को लगा कि हम शायद वही अंधेरे वाली जगह पर पहुंच गए और ये बूढ़ी औरत ही है जिससे घर से धुआं निकलते रहता है। हम लोग घबरा गए थे क्योंकि हम बिना बताए उसके बगीचे में घुस गए थे। दिमाग काम नहीं किया। मेरी बड़ी बहन रानी ने मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गई और एक पेड़ इतना बड़ा रहा होगा, वो खोखला था, उसके अंदर खींच के मेरी रानी बहन ने मुझे घुसा दी। धीरे से रानी भी वहां पर आ गई और कुछ पत्ते हम लोगों के सामने ढक दिए। वो जो पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी, अब वो आवाज धीरे 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 करके आगे बढ़ती चली गई। कैसे हो रहा था कि लाइन से सूखे पेड़ थे, लाइन से, और वो धीरे धीरे करके एक साथ हिलने लगे थे, हिल रहे थे। रानी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ को हिलते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। हम लोगों ने सोचे एक बूढ़ी औरत कैसे पेड़ को इतनी देर तक हिला सकती है। फिर हम लोगों के मन में आया कि ये कोई जानवर होगा, कोई कुत्ता होगा जो ऐसे पेड़ को हिला रहा है। लेकिन कैसे एक कुत्ता या जानवर भी एक पेड़ को इतनी देर तक हिला सकता था। धीरे धीरे करके वो अलग अलग पेड़ हमारे पास पहुंचते गए। अलग अलग पेड़ मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। लाइन से बहुत सारे पेड़ थे, वो सब एक एक करके हिल रहे थे। अब सबसे हमारा पास वाला पेड़ हिल रहा था। अब मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मेरी रोनी बहन ने मेरा मुंह दबा दिया। जैसे वह मुंह दबाती है तो हमें फील होता है कि जो बाहर से आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। लेकिन अचानक से किसी के कदमों की आवाज आ रही है जो बहुत जोर जोर से आ रही है। वो आवाज कभी हमसे दूर जाती थी, कभी हमारे करीब आती थी, और ऐसा होते होते तकरीबन 2 घंटे बीत गए। हम लोगों को ये समझ में आ गया
कि अगर 2 घंटे बीत चुके हैं तो अभी तक रोशनी क्यों नहीं हुई है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, वो हम लोगों का वहम था। हम लोग सोच के निकले थे कि अभी सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल में रात के 1 या 2 बजे वहां पर पहुंचे और अब तकरीबन 3 या 3:30 बज रहे होंगे। लेकिन वो आवाज और वो पेड़ हमें लगातार परेशान कर रहे थे 2 घंटे से। मेरी रानी बहन और मैंने हिम्मत करके वो पत्तों को अपने सामने से हटाया और बाहर का नजारा देखने की कोशिश की, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, एक करीबन 15 फीट का आदमी धीरे धीरे करके इधर उधर घूम रहा है। उसके पूरे शरीर में भालू जैसे बाल थे। उसके बाल जो थे वो उसके कमर से भी नीचे थे। ये जो हाथ और पैर के बाल होते हैं वो तकरीबन इतने बड़े बड़े। हमें ऐसा लगा कि हमने ना जाने क्या देख लिया है। एक पल के लिए मेरे और मेरी बहन के मन में आया कि ये हो ना हो कोई बड़ा सा भालू है, लेकिन किसी भालू के सफेद बाल कैसे हो सकते। हम लोगों के मन में डर बैठ गया। थोड़ी रानी बहन हड़बड़ाई और हड़बड़ा कर उससे 2-4 पत्ते नीचे गिर गए, लेकिन जैसे 2-4 पत्तियों की आवाज से उस क्रेचर ने हमारी तरफ पलट कर देखा तो हमें समझ में आया कि वो कोई भालू नहीं, क्योंकि उसके गले में 8 से 10 इंसानी कंकाल की खोपड़ियां लटकी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिससे गले में 8 से 10 इंसानी खोपड़ियां लटकी हो वो कितना विशाल रहा होगा। हम लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दांत लगभग इतने इतने बड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसने शायद काला टीका, अंधेरा से मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन काला टीका लगा रखा था। पैर के नाखून लगभग इतने बड़े रहे होंगे। वो दिखने में इतना ज्यादा खौफनाक था दोस्तों। तो भगवान का शुक्र है कि मैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे, बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के थे, इसलिए उससे ज्यादा डरी नहीं। हम लोगों ने हिम्मत बांध के रखी। हम लोगों को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या अनहोनी बीतने वाली थी। उसे हम लोग दिखाई दे गए थे। वो धीरे धीरे करके हम लोगों की तरफ कदम बढ़ाता चला रहा था। मैंने बचपन में सुना हुआ था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से ऐसी सब विपदाएं दूर होती है, लेकिन अफसोस मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं है, मेरी बड़ी बहन को भी नहीं। हम लोग हिम्मत करके बस भगवान का नाम लेना शुरू कर देते। अचानक से बहुत जोर से किसी चमगादड़ या कोई पक्षी की जोर से ऊपर से आवाज आती है। उस राक्षस, उस क्रेचर की नजर ऊपर पड़ती है और हम लोग हिम्मत बांध के पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। वो पेड़ जो खोखला था उसके पीछे भी एक छोटा सा रास्ता था, वहां से हम लोग निकलते। दोस्तों, इस घटना के बाद हम लोग तुरंत वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर भागते भागते हमें 5 से 10 मिनट बीत गए थे और आखिरकार हम उस अपने आम वाले बगीचे से टोटली बाहर निकल जाते हैं। दरअसल हमारा जो आम वाला बगीचा था, वहां पे देखभाल करने वाले एक चाचा जी रहते थे, बिल्कुल बगीचे के बाहर ही। हम लोग हिम्मत करके वहां पहुंचे और चाचा जी के दरवाजा खटखटाया जोर जोर से। हम दोनों बहुत ज्यादा हाफ रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अभी भी हमारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन शायद भगवान हमारे साथ थे उस रात। शायद वो पक्षी कोई और नहीं, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव ही रहे होंगे जो हमें बचाने के लिए आ रहे थे। बचपन से ही मुझे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु पर बहुत ज्यादा आस्था थी। शायद उन्होंने ही अपने वाहन को हमें बचाने के लिए भेजा, क्योंकि वहां पर कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर भी किसी पक्षी की आवाज आई थी और उस ब्रह्म राक्षस की नजर हम लोगों से हट गई थी। चाचा को हमने ये सारी बातें बताई और चाचा ने हमें ये बताया कि हाँ बच्चों, जो कहानियां तुमने अब तक सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं, वो सच्चाई थी और वो कोई और नहीं, ब्रह्म राक्षस था। शायद ऊपर वाला तुम लोगों के साथ था, तुम लोग ब्रह्म राक्षस से बच के सही सलामत यहाँ पर पहुंच गए। चाहे जो हो जाए, इस कहानी को, इस वाक्या को अपने घर वालों से छुपा के रखना, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। इस वाक्या को आज तकरीबन 50 साल बीत चुके हैं दोस्तों। 50 साल में मैंने आज एक भी आम नहीं खाया। उस दहला देने वाले किस्से ने मुझे मेरे एक बहुत ही पसंदीदा फल से दूर कर दिया। मुझे जो बहुत अच्छा शौक था आम खाने का, वो शौक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब कभी भी मैं आम को हाथ में लेता हूं, आज भी आप लोग हंस रहे होंगे, मुझे यकीन है, तो मुझे वही ब्रह्म राक्षस उस आम में दिखाई देता। वही खौफनाक काली रात मुझे याद आ जाती है कि कैसे ही पूर्णमासी की रात एक अमावस की रात में बदल जाती है। और आज भी मैं वो आम उसी तरह से फेंक देता हूं। दोस्तों, आप लोग विश्वास करो या ना करो ब्रह्म राक्षस पर ब्रह्म राक्षस की सच्चाई होती है। इस दुनिया में कुछ ऐसी भगवान के बनाए हुए जीव हैं जो शायद श्राप से बनते हैं
या भगवान उन्हें नेचुरली बनाते हैं, या जो कोई भी रीजन हो, मुझे नहीं पता, वो इस दुनिया में हम लोगों के बीच में रह सकते हैं। कोशिश करो कि इनकी दुनिया से जितना हो सके उतना दूर रहो। बाकी आगे की कहानी तो आपको निखिल बता ही देगा। कैसी लगी कहानी दोस्तों? देखने में थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन कहानी पूरी सच्ची है। ये दरअसल सत्य घटना है। उस गांव में आज भी उस काले बगीचे के अंदर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी कोई उस काले बगीचे के अंदर कदम रखने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि ना जाने क्यों उस बगीचे में हर दम अंधेरा रहता है। एक धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन होगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी आज की समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। जिसको इस तरह की कहानी चाहिए थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताए थे कि ब्रह्म राक्षस के बारे में उन्हें जानना है। आज मैंने उन लोगों की एक ख्वाहिश पूरी कर दी दोस्तों। ये ब्रह्म राक्षस की कहानी आज सभी लोगों को बता दी। लेकिन क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म राक्षस आखिर है कौन? इनकी उत्पत्ति हम इंसानों के बीच में कैसे हुई है? क्या ये हम लोग जैसे ही कोई इंसान है और किसी रीजन से ऐसे बन गए हैं, या फिर ये भगवान की बनाई हुई कोई ऐसी बनावट है, कोई ऐसे क्रिएचर है, कोई ऐसे जीव है जो हम लोगों के बीच में रहते किसी एक मकसद के लिए? अगर आप लोगों को जानना है ये सच्चाई तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे लिंक भेजिए अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी के बारे में और भी नॉलेज है, या अगर आप लोगों के मन में कोई भी ऐसे टॉपिक आते हैं जो आप चाहते हैं मैं अपने वीडियो में अपने जरिए डिस्कस करके पूरी दुनिया को बता सकूं, तो इंस्टाग्राम में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा की तरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। बस वहां पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे। डीएम करो, जुड़े रहो, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों, बहुत कुछ देखने मिलेगा वहां पे। ब्रह्म राक्षस की कहानी को जानकर कुछ भी आप लोगों को समझना है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसके ऊपर जरूर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा कि ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति कैसे, क्यों और कब हुई थी हम लोगों के बीच में। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर रात आपके पास 9 बजे रात के पहुंच जाता हूं। और मेरा ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना। शायद मेरे इस वीडियो के जरिए और भी लोगों का मनोरंजन हो जाए और साथ ही साथ उनकी एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी बढ़ जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के पास इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस लेकर आता हूं। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं जब कभी भी आऊंगा, बेल आइकन को दबाने के बाद अगर मैं जब कभी भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, आपके मोबाइल की घंटी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी आप लोगों के पास लेकर आया हूं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।